को आज इस टॉपिक को इंशाल्लाह एंड करेंगे, लिटरेचर रिव्यू या रिव्यू ऑफ लिटरेचर। और इसके एंड पे जो है मैं आप लोगों को असाइनमेंट दे दूंगा। असाइनमेंट का मकसद ये है कि आप लोग खुद रिव्यू लिटरेचर पेपर लिखेंगे। ठीक है, तो आज इंशाल्लाह इस को जो है मुझे कंप्लीट करवाना है। ठीक है, लिटरेचर रिव्यू के मैंने बहुत सारे आपको कंपोनेंट्स बताए हैं। ठीक है, तो अब आप लोग जो है आज से जो है लिटरेचर वगैरह को सर्च करें जब मैं आपको टॉपिक दे दूं। ठीक है, फाइंडिंग टू मच, आपको कितना डेटा कलेक्ट करना है, यानी कि बहुत सारा करेंगे। ठीक है, अगर थोड़ा कर दिया तो उसमें से आपको जो है वो सॉर्ट आउट करना और उसमें से जो है आपको सर्च आउट करना थोड़ा सा इशू हो सकता है। ठीक है, अच्छा, और रेफरेंसेस रेफरेंसेस का इशू ये है कि आप रेफरेंसेस किस तरह फॉर्मेट करेंगे, रेफरेंसेस किस तरह देखेंगे, ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, अच्छा, तो मैं आप लोगों को जो है बता देता हूँ कि आप किस जर्नल को फॉलो करेंगे और किस जर्नल को जो है वो करेंगे। ठीक है, फॉलो करेंगे और किस जर्नल का फॉर्मेट यूज करेंगे, वो जर्नल आप लोग लिख लें। ठीक है, मैं आपको लिखवा रहा हूँ। एक जर्नल है IJBBKU। ठीक है, तो ये जो जर्नल है, एक मिनट में आपको इसका कंफर्म लिंक भी सेंड कर देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए मसला क्रिएट ना हो। IJBB, ठीक है, इसको कहा जाता है इंटरनेशनल, बल्कि आप गूगल में इस तरह लिखें, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, ये अपने पास लिख लें आप लोग। सही है, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, ये जर्नल है, इस जर्नल को आपको फॉलो करना है। इसमें रेफरेंसेस किस तरह दिए हुए हैं वो भी आप लोगों को फॉलो करना है। सही है बच्चे। अच्छा अरीज बच्चे, आप अपनी जो है वीडियो को बंद कर दें। ठीक है, आपकी वीडियो जो है ओपन हो रही है, आप इसको क्लोज कर दें। अच्छा बच्चे, तो इंटरनेशनल जर्नल ऑफ बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी जो है, ये आप जर्नल इसको फॉलो करेंगे, इसके फॉर्मेट को फॉलो करेंगे। इस जर्नल में आप डिफरेंट जब पेपर्स देखेंगे, इश्यूज देखेंगे, तो उस इश्यूज के लास्ट में जो है वो आपको नजर आएगा, क्या नजर आएगा आपको, जो है ना रिव्यू आर्टिकल एक नजर आएगा। तो इसी तरह रिव्यू लिटरेचर को आपको, रिव्यू लेटर को आपको फॉलो करना है। सही है बच्चे, आपको ये नजर आ रहा है जो मैंने लिखा है आपके लिए, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी? जी बच्चे, जी सर आ रहा है। ठीक है। इसका जो है वेबसाइट में आपको चाह रहा हूँ कि आप लोगों को लिंक भी सेंड कर दूँ। एक मिनट, लिंक भी मैं आप लोगों को सेंड कर देता हूँ। रियल जो वेबसाइट है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जस्ट मिनट। अच्छा बच्चे, इसका जो है वेबसाइट ये है। ठीक है, IJBBKU यानी कि इंटरनेशनल जर्नल ऑफ बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, कराची यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये KU का जर्नल है। ठीक है, ये जर्नल जो है आपका इसके अंदर वाई कैटेगरी के अंदर आ जाता है, HEC के। ठीक है, तो इसमें रिव्यू आर्टिकल पब्लिश होते हैं हर दफा, यानी कि 1 या 2 रिव्यू आर्टिकल पब्लिश करते हैं ये लोग हर इशू के लिए। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस जर्नल को खोलेंगे, इसका जो फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट को फॉलो करेंगे। इसके अंदर रेफरेंसेस किस तरह लिखे हुए हैं, फर्स्ट नेम, आथर, सेकंड नेम और ईयर वगैरह जो है किस तरह लिखा हुआ है, ये आप जो है इसको फॉलो करेंगे। इसमें एक फाइल होगी इंस्ट्रक्शंस टू आथर, यानी कि आथर्स को इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि वो किस तरह जो है वो पेपर को फॉर्मेट करके, पेपर की फॉर्मेटिंग करके भेजे। तो उसको जो है आप फॉलो करेंगे। मैं आपको लिख भी देता हूँ, इंस्ट्रक्शंस टू आथर। ठीक है, इस फाइल को गौर से पढ़िएगा। इस फाइल में क्या है, एक अच्छा आर्टिकल लिखने के बाद आप किस तरह उसको फॉर्मेट करेंगे, क्या फॉन्ट होना चाहिए, पेज जो है साइज क्या होना चाहिए। ठीक है, अगर टेबल दे रहे हैं तो टेबल की फॉर्मेटिंग क्या होनी चाहिए, अगर फिगर दे रहे हैं तो फिगर की क्या फॉर्मेटिंग होनी चाहिए, और इसके अलावा रेफरेंसेस किस मेथड से देंगे। रेफरेंस देने का बहुत सारे मेथड्स होते हैं, तो सारी चीज़ों को फॉलो करने के लिए आप इसको जो है क्लिक करेंगे और इस पे की जो है आप स्टडी करेंगे। सही है बच्चे,
ठीक है, तो आप इस चीज को फॉलो कीजिएगा। ठीक, तो इंशाल्लाह मैं आपको सर ये जो आपने वेबसाइट, जी बच्चे सर बोले। ये वेबसाइट आपकी बताइए सर, एक बार दोबारा बता दें, मिस हो गया था मेरे। तो आप सो रही हैं क्या? नहीं सर, सो नहीं रही, आवाज इंटरनेट इशू हुआ था। अच्छा बच्चे, कोई मसला नहीं है, मैं वन सेकेंड इसको बता देता हूँ। IJBBKU.com, ठीक है, ये इसकी वेबसाइट है। और इसका जो कंप्लीट नाम है वो है इंटरनेशनल जर्नल ऑफ बायोलॉजी, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, इस की वेबसाइट पे जाके आपको इंस्ट्रक्शंस टू आथर जो है एक फाइल होगी पीडीएफ के अंदर, उस फाइल को पढ़ना है, उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी है। अगर कहीं पे आप लोगों को समझ में नहीं आता, आप लोगों के लिए कोई अंडरस्टैंडिंग के इशू है, तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा, तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। सही है बच्चे, अब चलते हैं अपनी स्टडी की तरफ। आपको करना क्या है वो मैं बताता हूँ। अच्छा, मैंने टॉपिक अभी किसी को नहीं दिया, टॉपिक दूंगा तब जाके आप लोग लिखना शुरू करेंगे, फाइंड आउट करना शुरू करेंगे। सही है बच्चे, चलें हम आगे चलते हैं। ठीक है, अच्छा, अब क्या होता है कि आप फाइंड आउट टू मच, आपको बहुत ज़्यादा लिटरेचर फाइंड आउट करना है। अगर लिटल करेंगे तो उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं, ज़्यादा जितना करेंगे इससे सर उसामा को ऐड कर लें। उसको ज़्यादा आप ग्रो करेंगे। जी बच्चे। सर उसामा को ऐड कर लें। अच्छा बच्चे, ठीक है, तो जितना ज़्यादा आप इसको जो है इम्प्रूव करेंगे, इम्प्लीमेंट लाएंगे, जितना ग्रूम करना चाहेंगे, जितना अपडेट करना चाह रहे हैं, तो वो आप अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, लुक फॉर रेफरेंस टू पेपर। अच्छा, लुक फॉर रेफरेंस टू पेपर फ्रॉम विच यू कैन आइडेंटिफाई द मोस्ट यूजफुल जर्नल। अच्छा, रेफरेंस हम कब सेट करते हैं? रेफरेंस हम तब सेट करते हैं जब आप जर्नल को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो जर्नल मैंने आप लोगों के लिए सिलेक्ट कर दिया है। ठीक है, अब आप लोग क्या करेंगे, आइडेंटिफाई मोस्ट, अब आप जर्नल्स के मुताबिक रेफरेंस आप देंगे। ठीक है, जो जर्नल में जिस तरह फॉर्मेट है इसी तरह आप रेफरेंस देंगे। ठीक है बच्चे, तो ये आप लोगों को मैंने बता दिया है। अब आप बाकी आप लोगों का जो है वो काम करना है, किस तरह करना है, ठीक है, वो आप लोगों पे डिपेंड करता है। आगे चलते हैं। अच्छा, इंस्टीट्यूशन लाइब्रेरी सर्व्स एज अ ग्रेट सोर्स ऑफ लिटरेचर रिव्यू। इसके अलावा इंस्टीट्यूशन की लाइब्रेरीज होती हैं। अगर वैसे तो आप लोग, मुझे पता है कि सारा जो है आप लिटरेचर गैदर करेंगे वो नेट से करेंगे। नेट की भी मैं वेबसाइट आपको बता देता हूँ, ठीक है, कहाँ कहाँ से आप लोगों को डेटा मिलेगा और कहाँ से आप लोग सर्च आउट करेंगे। ठीक है, तो वैसे इंस्टीट्यूशन लाइब्रेरीज होती हैं जो स्पेशलाइज्ड लाइब्रेरीज होती हैं। ठीक है, वहाँ पे भी जाके आप डेटा को सर्च आउट कर सकते हैं, वहाँ के लाइब्रेरियन से जाके कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको बताएंगे कि जर्नल्स कौन कौन से अवेलेबल हैं, हार्ड कॉपी पे हैं, ऑनलाइन है, या इसकी सब्सक्रिप्शन करनी पड़ती है, सब्सक्राइब करना पड़ता है। तो वो सारा मेथड आपको लाइब्रेरियन जो है वो इन्फॉर्म कर देते हैं, आपको बता भी देते हैं। और कुछ ऐसे जर्नल्स होते हैं उनके जो है फ्री कॉपी आती है उनके पास, या जो है वो रिकग्नाइज्ड होते हैं, तो उनके पास एक कॉपी जो है प्रोवाइड की जाती है। वो कॉपी, ऑनररी कॉपी जो है वो लाइब्रेरियन के पास आती रहती है, और लाइब्रेरियन उसको जो है फॉर पब्लिक यूज के लिए वहां पे रखते हैं। ठीक है, तो इस तरह जो है आप लोग किसी लाइब्रेरी को भी जो है वो लाइब्रेरी में भी जाके काम कर सकते हैं। तो इसके लिए इंशाल्लाह 1 फरवरी से जब यूनिवर्सिटी खुल जाएगी तो आपको वहां तक भी अप्रोच होगी। अच्छा, इसके बाद आ जाता है कि जर्नल्स, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू एकेडमिक जर्नल्स। एक बहुत बड़ा जो है कॉन्सेप्ट होता है एकेडमिक जर्नल्स में, यानी कि रिसर्च जर्नल्स में। उसमें नंबर 1 बात आ जाती है इंडेक्सिंग। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय इंडेक्सिंग? इंडेक्सिंग का मकसद होता है कि मेनी कमर्शियल इंडेक्सिंग सर्विसेज अवेलेबल, यानी कि इसकी कितनी इंडेक्स है। इंडेक्स का ये मतलब है कि इसकी जो है साइटेशन कितनी है और ये दुनिया में कितना पढ़ा जाता है, तो वो इंडेक्स बनाते हैं। आ रही है बात समझ में? जिस तरह आप इस तरह समझ सकते हैं कि टीवी चैनल्स का क्या होता है, मीडिया वालों की रैंकिंग बनती है कि कौन सा चैनल नंबर 1 पे जा रहा है रैंकिंग में। इसी तरह जो है जर्नल्स की, पेपर्स की इंडेक्सिंग होती है। ठीक है, इंडेक्सिंग का मकसद जो कि जिसकी पेपर की अच्छी जो है वो इंडेक्सिंग होती है, अच्छा स्टैंडर्ड होता है, तो वो जर्नल टॉप पे जाते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें लिखा हुआ कि मेनी कमर्शियल इंडेक्सिंग सर्विसेज अवेलेबल। इसमें जो है बहुत सारे इंडेक्सिंग सर्विसेज हैं जिनका नाम बहुत बड़ा है। वहाँ पे जर्नल, जस्ट लाइक हम जर्नल ओपन कर रहे हैं, जर्नल, नया जर्नल अगर हम रन करवा रहे हैं, ऑपरेट करवा रहे हैं, तो हम जाके उन बड़े बड़े जो सर्विसेज हैं, जस्ट लाइक क्वालिटी इंडेक्स जिसको कहा जाता है सर्विसेज, उनसे कांटेक्ट करते हैं कि हमारा ये जर्नल है,
आप जो है इसको रजिस्टर्ड करें, अपनी वेबसाइट से चलाएं। तो उनके कुछ स्टैंडर्ड्स होती हैं, कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अगर हमारा जर्नल उन रिक्वायरमेंट को मीट करता है या उनकी रिक्वायरमेंट पे पूरा उतरता है, तब जाके वो हमारे जर्नल को एक्सेप्ट करते हैं। अच्छा, क्वालिटी की इंडेक्स वो कौन कौन से इदारे हैं या जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ये पबमेड है, स्कोपस है, एम्बेस है। तो ये सारे जो हैं क्या हैं, बहुत बड़े सर्विस प्रोवाइडर हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी हैं, पबमेड के अलावा जो है साइंस डायरेक्ट भी है, एलेजवियर भी है, स्पंजर भी है। तो इनका जो है क्वालिटी इंडेक्स बहुत हाई होता है। ठीक है, अब क्या होता है कि अ गुड इंडेक्सिंग बॉडीज इंश्योर दैट जर्नल शुड हैव, यानी कि आपका जो जर्नल है कंटेंट विच इज ऑफ हाई क्वालिटी, आपका जर्नल हाई क्वालिटी का है। पीयर रिव्यू प्रोसेस है। पीयर रिव्यू का क्या मकसद होता है, यानी कि आपका जो जर्नल है, जर्नल का एक एक पेपर जो होता है वो रिव्यू होता है। बड़े बड़े जो रिसर्चर हैं वो रिव्यू करते हैं, पढ़ते हैं उसको, वो जो हैं वो फाइंड आउट करते हैं, बहुत सारे एरर्स को जो है वो निकालते हैं। अगर पेपर लो क्वालिटी का होता है उसको रिजेक्ट करते हैं, अगर अच्छा पेपर होता है तो उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को पीयर रिव्यू कहा जाता है। पीयर रिव्यू का मकसद है एक से ज्यादा मल्टीपल लोग उसको देखें, चेक करें, चेकआउट करें। तो इस प्रोसेस को पीयर रिव्यू प्रोसेस कहा जाता है। ठीक है, तो आ रही बात समझ में बच्चे? तो इसी तरह जो है बाकी अच्छे जर्नल के लिए और क्या क्वालिटीज हैं, सब्जेक्ट मैटर ऑफ द जर्नल शुड बी कंपैटिबल, ठीक है, विथ स्कोप ऑफ इंडेक्सिंग बॉडी। अब ये है कि आपका जर्नल जस्ट लाइक बायोलॉजिकल साइंसेज में, तो इसका मकसद ये है कि आपका जर्नल सिर्फ बायोलॉजिकल साइंसेज के ही सब्जेक्ट को कवर करे। अब ऐसा नहीं है कि आप जो है सोशल स्टडी की तरफ भी चले जाएं, वो पेपर भी इंक्लूड कर ले, या बाकी जो है अनरिलेटेड जस्ट लाइक फिजिक्स है, फिजिक्स सब्जेक्ट को इंक्लूड कर ले, मैथ को इंक्लूड कर ले, फार्मासिटी को इंक्लूड करे। नहीं, आपका जो स्कोप है, या आपने जस्ट लाइक बायोटेक्नोलॉजी है तो आप सिर्फ बायोटेक्नोलॉजिकली जो भी पेपर आएंगे उनको पब्लिश करेंगे, बाकी को नहीं करेंगे। तो ये जो है एक स्कोप ऑफ इंडेक्सिंग का भी रूल रेगुलेशन है, और जर्नल्स की भी यही रूल रेगुलेशन है। अच्छा, इसके बाद डिसिप्लिन पब्लिशिंग हिस्ट्री। इसका मकसद है जितने भी आपके पास जर्नल्स पब्लिश हो चुके हैं, कितनी जितनी भी हिस्ट्री है वो भी आप पब्लिश आउट करें। तो ये सारे जो हैं अच्छे जर्नल्स की इंडेक्सिंग में आ जाते हैं, यानी कि जो अच्छे जर्नल हैं वो इस तरह जो हैं अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, और जो है बहुत अच्छी रैंकिंग में जाते हैं, यानी कि अच्छी इंडेक्सिंग में आ जाते हैं। सही है बच्चे, आ गई बात समझ में? अब चलते हैं आगे। अच्छा, इसके बाद आ जाता है इम्पैक्ट फैक्टर। व्हाट डू मीन बाय इम्पैक्ट फैक्टर? इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल्स का बनता है, ठीक है, किस बेस पे बनता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये जो है बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दिया जाता है कि हर जर्नल को कितना साइटेड किया जाता है, कितना पढ़ा जाता है। अच्छा, पहले इम्पैक्ट फैक्टर की मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ। इट इज मेजर ऑफ द फ्रीक्वेंसी विथ विच द एवरेज आर्टिकल इन अ जर्नल हैज बीन साइटेड इन पर्टिकुलर ईयर और पीरियड। ठीक है, हर साल जो है रैंकिंग सॉरी हर साल जो होता है इम्पैक्ट फैक्टर चेंज भी होता रहता है। ठीक है, हर साल जो है वर्ल्ड वाइड के तौर पर जितने भी जर्नल्स हैं उनको इम्पैक्ट फैक्टर दिया जाता है, यानी कि उनकी रैंकिंग नंबर फिगर्स के अंदर शो की जाती है कि ये जो जर्नल्स है इसकी इतनी रैंकिंग है, इतनी साइटेशन है। साइटेशन का क्या मकसद होता है? साइटेशन का मकसद ये होता है कि जस्ट लाइक आपने एक पेपर लिखा, ठीक है, आपने पब्लिश करवाया इंटरनेशनल जर्नल ऑफ बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, सही। तो जब आपने ये पेपर पब्लिश वहां पे कराया तो कितने लोगों ने इस जर्नल का और इस पेपर का रेफरेंस दिया है? ठीक है, जितने पूरे साल के अंदर इंटायर एरिया के अंदर कितने लोगों ने इस जर्नल का और आपके पेपर का जो है वो दिया है, या जर्नल में से आपके कितने आर्टिकल्स को वर्ल्ड वाइड के तौर पर साइटेड किया गया है, उनको रेफरेंस के तौर पर यूज किया गया है। तो इस बेस पे जाके इम्पैक्ट फैक्टर बनता है। ठीक है, पाकिस्तान में तकरीबन 5 से 10 जर्नल हैं बमुश्किल। 10 जर्नल तो मैं बहुत बता रहा हूँ कि 5, 6 या 7, 8 जर्नल होंगे। बस आप मैक्सिमम 10 जर्नल कर ले जिनका इम्पैक्ट फैक्टर है। और आपको ये भी बता दूं कि इम्पैक्ट फैक्टर बायोलॉजिकल साइंस का बता रहा हूँ मैं। इम्पैक्ट फैक्टर जो है हमारे यहाँ 0.8 या 0.9, कुछ ऐसे जर्नल है 1.12 या ज्यादा से ज्यादा 1.5 तक है। ठीक है, लेकिन जो बहुत बड़े बड़े जर्नल है उनका जो है 2 to 40 तक इम्पैक्ट फैक्टर होता है। 40 जो इम्पैक्ट फैक्टर है वो है, एक जर्नल निकलता है नेचर, जिसमें आज तक मैं नहीं समझता किसी पाकिस्तानी रिसर्चर का आर्टिकल पब्लिश हुआ हो। 40 इम्पैक्ट फैक्टर जो होता है वो बहुत ही हाईली इम्पैक्ट फैक्टर होता है।
ठीक है। इम्पैक्ट फैक्टर की क्या वैल्यू होती है? इम्पैक्ट फैक्टर की वैल्यू ये होती है कि आपका जो है कैरियर के अंदर इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है और आपको फौरी तौर पर आपको प्रमोट भी किया जाता है, क्योंकि इम्पैक्ट फैक्टर का मकसद है कि आपका रिसर्च स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है। ठीक है, ये जर्नल्स के इम्पैक्ट फैक्टर होते हैं। ठीक है, तो पाकिस्तान के अंदर 0.8, 0.9 या 1.12 या 1.5 तक, इतने तक इम्पैक्ट फैक्टर है। बाकी जो है वर्ल्ड वाइड के तौर पर जर्नल है जिनके जो है पॉइंट्स में भी हैं, 1 पॉइंट्स के भी अंदर है, लेकिन अच्छे जर्नल का जो इम्पैक्ट फैक्टर है वो 2 से शुरू होता है 40 तक। 40 जो है वो नेचर का इम्पैक्ट फैक्टर है, और ये सबसे ज्यादा जो है वर्ल्ड वाइड तौर पर इसको एक्सेप्ट किया जाता है। ठीक है बच्चे, तो इसके अंदर क्या होता है कि दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ, इम्पैक्ट फैक्टर होता क्या है? इम्पैक्ट फैक्टर होता है मेजर ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, किस चीज की फ्रीक्वेंसी? एवरेज आर्टिकल की, यानी कि जितने भी आप आर्टिकल जो है आपके पब्लिश हुए हैं किसी जर्नल में, उसकी जो है फ्रीक्वेंसी को कहा जाता है। वंस अगेन मैं इसको आपको ये मैं बता दूं। ठीक है, एक मिनट बच्चे। अच्छा, ये रहा आपका। ठीक है, इट इज अ मेजर ऑफ द फ्रीक्वेंसी with which the average article in a journal has been cited in particular year or period। ठीक है, इम्पैक्ट फैक्टर उसको कहा जाता है कि जो जर्नल है या जो आपके आर्टिकल्स हैं उनको साल के अंदर कितने दफा साइटेड किया गया है, और उसके बेस पे जो है ये इम्पैक्ट फैक्टर बनाया जाता है। ठीक है, द इम्पैक्ट फैक्टर ऑफ अ जर्नल इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द नंबर ऑफ करंट ईयर साइटेशन टू सोर्स एटम पब्लिश्ड दैट जर्नल ड्यूरिंग द प्रीवियस 2 years। तो ये इम्पैक्ट फैक्टर जो करते हैं वो प्रीवियस 2 years का जो है वो कैलकुलेशन की जाती हैं। जितना आपका जो है साइटेशन है उसके नंबर को डिवाइड किया जाता है करंट ईयर की साइटेशन को, यानी कि पिछले ईयर की साइटेशन को डिवाइड किया जाता है करंट ईयर की साइटेशन को। उसके बाद जो आपके पास रिजल्ट आता है 2 सालों का, उसके बेस पे जो है वो इम्पैक्ट फैक्टर बनाया जाता है। ठीक है, तो ये उसकी कुछ एग्जाम्पल्स भी इन लोगों ने दी हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। आफ्टर न्यू जर्नल शुड नॉट बी एक्सपेक्टेड टू हैव इम्पैक्ट फ्रॉम 1 day। कम से कम इम्पैक्ट कैलकुलेट किया जाता है 3 सालों के बाद। अब जस्ट लाइक मैंने एक जर्नल लॉन्च कर दिया, ठीक है, जर्नल लॉन्च कर दिया, मैं चाह रहा हूँ अभी से इम्पैक्ट फैक्टर हो, तो वो नहीं बन सकता। ठीक है, मुझे 3 साल वेट करना पड़ेगा। 3 साल के बाद जो है वो देखा जाता है कि आपका जो जर्नल है कितना साइटेड हुआ, लोगों ने कितनी साइटेशन ली, दुनिया के अंदर बाकी पेपर पब्लिश हुए तो वहां पे आपके जर्नल की या आपके किसी पेपर की जो आपके जर्नल में पब्लिश हुआ उसकी साइटेशन हुई है या नहीं हुई। अगर नहीं हुई तो आपको इम्पैक्ट फैक्टर नहीं मिलता। ठीक है, अच्छा, अब ये कुछ है थॉमसन रेटर्स है या आईएसआई रिलीज जर्नल साइटेशन है, ये जो है क्या करते हैं, इम्पैक्ट फैक्टर बनाते हैं। ठीक है, ये आईएसआई में आपको बता देता हूँ क्या है। एक मिनट बच्चे, ये जो है आप देख सकते हैं आईएसआई, इसका जो है फुल फॉर्म है इंटरनेशनल साइंटिफिक इंडेक्सिंग। ठीक है, तो ये जो है इसके अंदर जो ये जो इम्पैक्ट फैक्टर, ये जो इदारा है ये इम्पैक्ट फैक्टर बनाता है, यानी कि कैलकुलेशंस भी करता है, और इनके साथ बहुत सारे जर्नल्स, तकरीबन 1000 से मोर देन जर्नल, यानी 2 to 3000 तक इनके पास जर्नल्स रजिस्टर्ड होते हैं। फिर ये देखते हैं कि आपके जर्नल्स के साइटेशन किसी और जर्नल में, अच्छे जर्नल में हुई है या नहीं हुई, उसके बेस पे ये जो है इम्पैक्ट फैक्टर बनाते हैं। इसके अलावा आईएसआई के अलावा ये थॉमसन रेटर्स वाले भी बनाते हैं, इसके अलावा साइंस डायरेक्ट वाले भी इम्पैक्ट फैक्टर बनाते हैं, लेकिन वर्ल्ड वाइड के तौर पर जो है दुनिया के अंदर इनका इम्पैक्ट फैक्टर माना जाता है आईएसआई वालों का। इस तरह रिसर्च गेट वालों का भी इम्पैक्ट फैक्टर है, इंडियन वालों के अपने इम्पैक्ट फैक्टर हैं, या बांग्लादेश का अपना इम्पैक्ट फैक्टर है, उनको कोई भी फॉलो नहीं करता। फॉलो सिर्फ इन जो है वर्ल्ड वाइड के तौर पर आईएसआई और इनको थॉमसन रेटर वालों को, इनको जो है वो फॉलो किया जाता है। ठीक है बच्चे, अच्छा, तो इसके अलावा जब से अगर जस्ट लाइक आपका जो है जर्नल, मैं वंस अगेन इसको रिपीट कर देता हूँ, अगर आपका जर्नल आपने आज पब्लिश करवाया है तो आपका आज से इम्पैक्ट फैक्टर नहीं बन सकता, 3 साल के बाद बनता है। ठीक है, इसके अलावा अगर वो आपका इम्पैक्ट फैक्टर आपको दे दिया गया तो आपके बाकी जो तीनों प्रीवियस इश्यूज हैं वो भी इम्पैक्ट फैक्टर वाले जो है वो इंक्लूड होंगे। सही है बच्चे, आगे चलते हैं। अब आ गई बात समझ में? अच्छा, अब कुछ जर्नल्स के जो हैं यहाँ पे एग्जाम्पल दी गई हैं। एक मिनट बच्चे, हाँ गुड। अच्छा, कुछ जर्नल्स की यहाँ पे आप देखें एग्जाम्पल दी गई है। अब ये जर्नल ऑफ मेडिसिन है, इसका इम्पैक्ट फैक्टर 53 है।
ये है नेचर रिव्यू मॉलिक्यूलर ऑफ सेल बायोलॉजी, इसका 38 है, ठीक है। इसी तरह ये है 33.63, ठीक है, ये नेचर है, ठीक है। ये नेचर हालांकि अभी 40 तक है, ये जो है मे बी कभी और का हो पब्लिश हुआ हो, तो इसीलिए 31 शो किया गया है। हालांकि नेचर का जो है अभी 40 और समथिंग इसका इम्पैक्ट फैक्टर है, ठीक है। और इसी तरह ये जर्नल्स हैं, मेडिकल एसोसिएशन के जर्नल है, इसका 30 है, 16 है। ये इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, इसका 2.061 है। या जर्नल ऑफ बायोसाइंस है, इसका 1.82 है। और ये फिजियोलॉजी और फार्माकोलॉजी जर्नल है, इसका क्या इम्पैक्ट फैक्टर है, 0.63, ठीक है। तो इस तरह ये जो है बनाए जाते हैं, ठीक है। लिंक ऑफ यूजफुल वेबसाइट्स, अब आप लिटरेचर सर्च कहाँ से करेंगे, ठीक है। इसके लिए जो है मैं आपको ये वेबसाइट्स बता रहा हूँ, आप यहाँ से सर्च आउट करेंगे और अपना जो है डेटा जो है आप उसको सर्च आउट करके आप अपना काम करेंगे। कौन कौन सा है, एक मेडलाइन, ठीक है, मेजर बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस फॉर बायोमेडिकल साइंस। तो अगर आपका टॉपिक मेडिकल से रिलेटेड होगा, बायोमेडिकल से रिलेटेड होगा, तो आप मेडलाइन की वेबसाइट खोलेंगे और मेडलाइन गूगल में जाके सर्च करेंगे, मेडलाइन में जितना भी डेटा होगा आप वो सर्च आउट कर सकते हैं। इसके बाद आता है इम्बेस। इम्बेस भी जो है एक्सटेंसिव बायोमेडिकल एंड फार्मास्यूटिकल डेटाबेस फ्रॉम एल्सेवियर, ठीक है, इम्बेस भी है। अच्छा बच्चे, ये जो आपको मैं चीजें बता रहा हूँ ये आपको कोई नहीं बताएगा इन फ्यूचर भी, ठीक है। ये चीजें आप नोट कर लें, अगर आप इन केस अगर आगे जाके रिसर्चर बनते हैं या रिसर्च की फील्ड में जाते हैं, तो ये चीजें आपको बहुत ज्यादा आपको जरूरत पड़ेगी इन चीजों की, ठीक है। इम्बेस, इम्बेस क्या है, ये टोटली बायोमेडिकल और फार्मास्यूटिकल डेटाबेस है, इसमें तमाम लिटरेचर आपको इन दोनों चीजों के बारे में मिल जाएगा। अच्छा, पबमेड सेंट्रल, ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी, पबमेड, ठीक है। ये नेशनल लाइब्रेरी फॉर मेडिसिन डेटाबेस फॉर फ्री। इनमें इनमें कुछ जो है एमबीएस के अंदर एलेजियर वगैरह में कुछ तो फ्री ऑफ एक्सेस होता है और कुछ जो है बहुत ज्यादा कॉस्टली भी होता है, ठीक है। इसके अंदर डॉलर्स या पाउंड्स के अंदर करेंसी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। बाकी पबमेड के अंदर आपको बहुत ज्यादा जो है बहुत सारे पेपर फ्री आप यानी कि उसमें डाउनलोड कर सकते हैं, उसकी स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें फुल टेक्स्ट मेडिकल आर्टिकल मेड बाय कंट्रीब्यूटिंग पब्लिशर्स, ऐसे बहुत सारे पब्लिशर्स होते हैं जो कि वर्ल्ड वाइड की कंट्रीब्यूशन के तौर पर उन जर्नल्स को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो लोगों तक पहुंचाते हैं और लोगों को दे देते हैं ताकि उनसे इस्तेफादा हासिल हो, ठीक है। इसी तरह रिसर्च गेट भी है, लेकिन रिसर्च गेट पे आप लोगों का एक्सेस नहीं होगा क्योंकि उसके लिए ऑफिशियल आईडी चाहिए होती है। इसके अलावा अकेडमिया भी है, अकेडमिया में लिख लेता हूँ आप लोगों को, शायद उसके अंदर जो है वो अकेडमिक आईडी की जरूरत नहीं पड़ती, आप चाहे तो उसमें से भी सर्च कर सकते हैं। अकेडमिया, सही है बच्चे, ये भी वेबसाइट है, इसमें भी आप चाहें तो अपना लॉगिन कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसमें भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं आप साइन और जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं और आपको लोग देते हैं। अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे किसी ऑथर से कि मुझे ये पेपर चाहिए तो वो आपको पेपर मिल भी सकता है, सही है बच्चे। अच्छा, आगे चलते हैं। इसके बाद साइंस डायरेक्ट, ठीक है। साइंस डायरेक्ट क्या है मैं इसके बारे में बता देता हूँ। साइंस डायरेक्ट बहुत बड़ा जो है एक पब्लिशर है, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे जो है पब्लिकेशंस आ जाती हैं, ठीक है। ये जो है इसको आप जरूर जो है ओपन कीजिएगा और सर्च कीजिएगा। ये एलेजवियर का पार्ट है। एलेजवियर क्या है, एलेजवियर एक बहुत बड़ा पब्लिशर है, ठीक है। ये भी साइंस डायरेक्ट के अंडर में आ जाता है। पब्लिशर ऑफ साइंटिफिक टेक्निकल एंड मेडिकल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर, इसके अंदर तमाम साइंटिफिक यानी कि साइंस की जितनी भी ब्रांचेस हैं उनका डेटा होता है, टेक्निकल और मेडिकल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर। इट इज एन ऑनलाइन कलेक्शन ऑफ पब्लिश्ड साइंटिफिक रिसर्च इंक्लूडिंग अवर 2500 जर्नल्स एंड 6000 बुक्स। तो इनके डेटाबेस के अंदर 2500 से ज्यादा जर्नल्स और 6000 जो है वो बुक हैं इनके पास। और सबसे बड़ा जो है इसको ही माना जाता है एनसीबीआई के बाद, ठीक है। एनसीबीआई भी लिख लेता हूं मैं ताकि आप लोग उसमें से भी डेटा सर्च कर लें। एनसीबीआई, ये नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन से आई थिंक सो। तो ये भी बहुत बड़ा इदारा है। एनसीबीआई के बाद जो है ये साइंस डायरेक्ट आता है, इसमें भी बहुत ज़्यादा डेटा जो है वो आप लोग ले सकते हैं, सही है बच्चे, ठीक है। तो ये वेबसाइट्स आप ज़रूर देखेगा। उसके बाद है प्रोक्यूस्ट। प्रोक्यूस्ट क्या होता है कि प्रोक्यूस्ट भी एक बहुत बड़ा इदारा है जिससे जो है बहुत सारी चीज़ें दी जाती हैं, लेकिन वो बायोमेडिकल साइंसेस से रिलेटेड होती हैं। अच्छा, मेडिस्केप, मेडिस्केप जो है ये मेडिसिनल का है, ठीक है। वेब एमडी हेल्थ प्रोफेशनल नेटवर्क, जस्ट लाइक आपको अभी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन जो है
वो भी मिल जाएगी डिजीज वगैरह के बारे में, या जितने भी जो हैं डिजीज हैं, फंगल डिजीज हैं, बैक्टीरियल हैं, वायरल है, बाकी इन्फेक्शंस डिजीज कॉज जो करते हैं उनकी जो है आपको मेडस्केप से बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा इजियर टू फिजिशियंस एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स टू एक्सेस क्लिनिकल रेफरेंसेस सोर्सेज। जस्ट लाइक आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, कुछ जो है रिलेटेड डिजीज से रिलेटेड, तो वो भी उसमें जो है आप लोग सोर्सेज यूज कर सकते हैं, रेफरेंस सोर्स यूज कर सकते हैं, और जो है क्लिनिकल रेफरेंस सोर्स पे भी एक्सेस होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, और भी बहुत सारी चीजें, बहुत सारे जो है पब्लिशर्स हैं, लेकिन ये जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा एक्सीलेंट सोर्स ऑफ लिटरेचर सर्च के लिए होते हैं। ठीक है, तो ये था आप लोगों का आज का जो है लिटरेचर रिव्यू के बारे में। अब हम लोग चलते हैं कि आप लोगों का लिटरेचर रिव्यू किस तरह लिखा जाएगा। आ रही है बात समझ में इस स्लाइड में से, या इसमें से कोई क्वेश्चन हो जो आप लोग पूछना चाह रहे हो? जी बच्चे। नो सर। अच्छा, आ रही है बात, सारी समझ में आ रही है आप लोगों को? जी बच्चे। यस सर, रिसर्च गेट भी यूज कर सकते हैं ना, अगर कोई ओपन हो जाती है लिंक्स, या हम किसी क्या मतलब? गूगल स्कॉलर रिसर्च भी यूज गेट। कर सकते हैं। यस, तो गूगल बस स्कॉलर, ऑथेंटिक, ये गूगल स्कॉलर, ऑथेंटिक है। जी जी, गूगल स्कॉलर अथेंटिक है, और ये भी तमाम चीजें जो है अथेंटिक है, जो मैंने अभी अभी आपको बताई हैं। ओके सर। ठीक है, कोई और? जी बच्चे, लिख लेंगे इजीली, या मैं फिर इसको असाइनमेंट में कन्वर्ट कर दूं, पेपर ना लिखने के लिए दूं? जी बच्चे। सर हम ट्राई करते हैं, आप असाइनमेंट कर दें, अगर हमसे अच्छा लिख गया, अगर आप हमें उसको अप्रूव करेंगे तो फिर हम उसको लिख लेंगे, पहले उसको एज वैसे मैं तो असाइनमेंट दे अप्रूव देंगे। करूंगा, लेकिन इसमें कुछ बच्चे ऐसे हैं कि शायद ना लिख पाए, मुझे जिस तरह लगता है। यस सर, तो आप हमें चले, एज असाइनमेंट कर दें, कोशिश करते फिर हैं, अगर अगर आप हाँ लिख हुआ लें तो तो हम उसको बेस्ट है, सबमिट कर देंगे। अगर ना लिखें तो भी मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि मैं आपको एक वीक का टाइम दूंगा, नहीं तो फिर मैं असाइनमेंट की तरफ आ जाऊंगा। सही है बच्चे? अच्छा, ओके अब सर। हम आते हैं, ठीक है, अपने इसकी तरफ, पेपर की तरफ, यानी कि अब आप लोगों को मैं जो है बता देता हूँ बाकी चीजें। अब क्या आप जो है स्टडी करेंगे, अब हम करेंगे तो आपको लिखना किस तरह है। ठीक है, किस तरह आप लिखेंगे एक जो है रिसर्च आर्टिकल। हाउ लॉन्ग, पहला क्वेश्चन आता है, हाउ लॉन्ग इज अ रिव्यू लिटरेचर। रिव्यू लिटरेचर की जो है वर्ड्स की कितनी क्वांटिटी में होनी चाहिए, कितना नैरेटिव होना चाहिए, उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए। ठीक है, रिव्यू आर्टिकल वेरे कंसिडरेबली इन लेंथ, क्योंकि वेरे करता है बहुत ज्यादा, इसके अंदर डिफरेंस भी होता है, फर्क भी होता है, लेकिन ज्यादातर जो है रेंजेस बिटवीन 8,000 टू 40,000 वर्ड्स। ठीक है, इसके अंदर तमाम चीजें इंक्लूड हैं। ठीक है, रेफरेंसेस भी इसके अंदर इंक्लूड हैं, और जो है एवरीथिंग एल्स इंक्लूडेड है, यानी कि आपका जो टोटल पेपर हो वो 8,000 टू 40,000 वर्ड्स के बिटवीन हो। ठीक है, और सिस्टमेटिक रिव्यूज को आप छोड़ दें, सिस्टमेटिक रिव्यूज एक अलग चीज होती है। ठीक है, वो आप नहीं लिख सकते, वो इसके लिए वो इंजीनियरिंग वगैरह या मैथमेटिकल लोग वो सिस्टमेटिक रिव्यूज लिखते, वो शार्टर देन होता है या लेस देन होता है 10,000 वर्ड में। आप जो है इस चीज को फॉलो करेंगे। ठीक है बच्चे, किस चीज को आप लोग फॉलो, इस चीज को करेंगे, आपकी जो रेंज हो रिसर्च आर्टिकल की वो हो 8,000 एंड 40,000 वर्ड्स। सही है बच्चे? अच्छा, आगे चलते हैं। अच्छा, एलिमेंट्स ऑफ रिव्यू आर्टिकल, क्या क्या एलिमेंट्स हैं? ठीक है, सबसे पहले आप जो टाइटल लिखेंगे, ठीक है, टाइटल कितना हो, टाइटल बिटवीन 8 to 12 वर्ड्स, इससे ज्यादा ना हो, 8 से 12 अल्फाज का मुश्तमिल हो। बाज़ों का थोड़ा बड़ा भी हो सकता है, इसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि आपका 8 से 12 वर्ड्स का जो है वो टाइटल हो, जिसपे आपको काम करना है, जिसपे लिखना है। ठीक है, अच्छा, मेन जो होता है टाइटल होता है, इससे अंदाजा लग जाता है कि रीडर्स जो हैं, जो रीडर हैं, या आपका बायोटेक्नोलॉजिकल है तो आपकी अगर फील्ड हो गई, आप इसको फर्दर मोर पढ़ेंगे, और अगर नहीं अच्छा टॉपिक तो बाकी लोग नहीं पढ़ते। ठीक है, तो टॉपिक से ही जो है वो पता चल जाता है कि ये कितना इंटरेस्टिंग है और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो टॉपिक यानी कि इस तरह होना चाहिए कि सब लोग इससे अट्रैक्ट हों और सब लोग जो है आगे इसको पढ़ें। ठीक है, इसके बाद आ जाता है जब आप लोगों ने टाइटल लिख दिया, टाइटल के बाद आ जाता है
लिस्ट ऑफ ऑथर्स डिक्लेयर, यानी कि लिस्ट ऑफ ऑथर्स आ जाती है, यानी कि कितने ऑथर्स हैं, कितने लोगों ने जो है मिलके इस पेपर को बनाया है। एक ने बनाया है, दो ने, तीन ने, चार ने, जितने भी ऑथर हैं, 5 तक ऑथर होते हैं। ठीक है, इससे ज्यादा अगर ऑथर होते हैं तो बाज़ औक़ात फिर इशू होता है कि इतने ज्यादा ऑथर क्यों हैं रिव्यू लिटरेचर के लिए। ज्यादा ज्यादा जो है 5 ऑथर्स को एक्सेप्ट किया जाता है। सही है बच्चे। और इसके अलावा जो है, इसके अलावा क्या होता है, उनकी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन। कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन का मकसद होता है कि एफिलिएशन, वो कहाँ काम करते हैं, उनकी एफिलिएशन क्या है। ठीक है, उनकी ईमेल एड्रेस तक भी दी जाती है और एफिलिएशन इंस्टीट्यूट जो है इदारा दी जाती है। जस्ट लाइक हमारी जो है एफिलिएशन क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो हमारी एफिलिएशन ये होती है जब भी हम पेपर जो है पब्लिश करवाते हैं। अच्छा, टाइटल हो गया, लिस्ट ऑफ ऑथर्स सर जो है आप। हमारे लिए तो बायोटेक्नोलॉजी होगा ना? जी बच्चे। हमारे लिए जी बायोटेक्नोलॉजी बच्चे, आएगा आप ना? लोगों का भी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी जो है, ये आपकी एफिलिएशन है। ठीक है, आप लोग इसमें इनरोल्ड हैं, आप लोग इस जो है यूनिवर्सिटी का पार्ट है। तो लिस्ट ऑफ ऑथर्स में इसी तरह लिखा जाता है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, सबसे ज्यादा जो है इम्पोर्टेंट फोकस किया जाता है एब्स्ट्रैक्ट में, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट ही अगर आपका जो है अच्छा होगा, एब्स्ट्रैक्ट ही अगर अट्रैक्टिव होगा तो बाकी जो है इन्फॉर्मेशन लोग पढ़ेंगे, रीड आउट करेंगे। अदरवाइज जो है ना, लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट जो होता है वो अट्रैक्टिव होना चाहिए। एब्स्ट्रैक्ट में क्या होता है, इन्फॉर्म्स अबाउट द मेन ऑब्जेक्टिव्स एंड रिजल्ट ऑफ द रिव्यू आर्टिकल। ठीक है, तो इसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट जो होता है, वो एब्स्ट्रैक्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, मेन ऑब्जेक्टिव होने चाहिए,